गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सार्थक पहल बदलाव हमसे है। मैं पुनः एक बार स्वागत आप लोगों का। सार्थक पहल के माध्यम से अभी हमने पढ़ा गुप्त वंश और गुप्त वंश के पतन के पश्चात भारत के विभिन्न भागों में जो उनके सामंत थे, जैसे मौखरी वंश, पुष्यभूति वंश, उत्तर गुप्त, सेन वंश, गौड़ वंश, इन्होंने अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग साम्राज्य की स्थापना की। लेकिन जैसे एक मौर्य काल पड़ता है, मौर्य काल के बाद में गुप्त वंश और गुप्त वंश के बाद में हर्षवर्धन एकमात्र शासक प्राचीन भारतीय इतिहास में जिसने संपूर्ण उत्तर भारत पर शासन किया, हर्षवर्धन। इसके पहले के गुप्तों और हर्षवर्धन के बीच के जितने भी शासक हुए, चाहे मौखरी वंश की बात करें, कदम वंश की बात करेंगे, राष्ट्रकूटों की बात करेंगे, आगे पढ़ेंगे, ये एक क्षेत्र विशेष में सीमित रहे हैं। राष्ट्रकूट दक्षिण भारत में रहे, ठीक, गुज्जर प्रतिहार उत्तर भारत में रहे हैं, पाल जो है पूर्वी भारत में रहे हैं, बंगाल वगैरह। तो ये अलग अलग क्षेत्रों में शासन किया उन्होंने। लेकिन हर्षवर्धन एक ऐसा शासक था, संपूर्ण उत्तर भारत में उसने शासन किया है। तो इसका वंश, यदि वंश बोले कि हर्षवर्धन किस वंश का शासक था, सीधा सा क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, तो कौन से वंश का? पुष्यभूति वंश का। पुष्यभूति वंश का। पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की थी? स्थापना, ये पेन कितने स्थापना पुष्यभूति कौन था? एक व्यक्ति था। कौन थे ये पुष्यभूति? प्रारंभ में कौन थे? गुप्तों के सामंत। गुप्तों के सामंत थे। राजधानी कहाँ थी इसकी? थानेश्वर। थानेश्वर। थानेश्वर कहाँ पर? हरियाणा। वर्तमान में कौन सा क्षेत्र बोलेंगे इसे? कुरुक्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है ये? कुरुक्षेत्र। थानेश्वर, कुरुक्षेत्र। प्रभाकर वर्धन, इसके बाद प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन राजा धीराज की उपाधि धारण की। मतलब ये जो पुष्यभूति है, ये सम्राट नहीं था, ये सामंत था। लेकिन प्रभाकर वर्धन प्रभावशाली शासक, जिसने परम भट्टारक, राजाधिराज, महाराजाधिराज जैसी उपाधियां धारण की, जैसी उपाधियां धारण की। इसकी पत्नी, पत्नी का नाम यशोमती। पत्नी का नाम क्या? यशोमती। पत्नी का नाम यशोमती। और इससे संतान कौन कौन सी? राज्यवर्धन, राजश्री और हर्षवर्धन। हर्षवर्धन, राजवर्धन, राजश्री और हर्षवर्धन। राजश्री का विवाह किससे बताया था? राजश्री का विवाह कन्नौज जी, कन्नौज के शासक मौखरी वंश का, मौखरी वंश, गृहवर्म। इसकी मृत्यु
605 ईस्वी में, ठीक। और इसके बाद में कौन शासक बनेगा? राज्यवर्धन। क्यों बनेगा ये राज्यवर्धन? ज्येष्ठाधिकार के कारण, बड़ा होने के कारण। 605 ईस्वी में, 605 ईस्वी में कहाँ का शासक बना है? थानेश्वर का शासक बना। एक षड्यंत्र, ये पढ़ा था अपन ने, षड्यंत्र किस किस के बीच में हुआ था? दो लोग इसमें, कौन? उत्तर गुप्त शासक देवगुप्त, क्या नाम था उसका? देवगुप्त। और बंगाल का गौड़ शासक, बंगाल का गौड़ शासक, क्या नाम? शशांक। इसी तरीके से याद रहना चाहिए, शशांक। और इन्होंने क्या किया? गृहवर्मा की हत्या, गृहवर्मा की हत्या और राजश्री को बंदी बना दिया। कब की घटना है ये? 605 ईस्वी, 605 ईस्वी की। अब राज्यवर्धन की धोखे से हत्या, इसकी भी बड़ी कहानी है। उसको बुलाया गया, बड़े ध्यान से शशांक के द्वारा बुलाया गया और वहां धोखे से इसकी हत्या कर दी गई। मतलब ऐसा कोई युद्ध नहीं हुआ, उसे बुलाया गया और उसकी हत्या कर दी गई। और हर्षवर्धन की आयु 590 ईस्वी में जन्म हुआ उसका, 590 में जन्म हुआ है। घटना 606 ईस्वी की है। कितने वर्ष का रहा होगा वो? कितने वर्ष का था? 16 वर्ष का। 16 वर्ष का, कहीं 18 वर्ष का, इस तरीके से मिलेगा। लगभग 17-18 वर्ष की, 16-17 वर्ष की आयु में जो है वो सिंहासन पर बैठे। 16 वर्ष की आयु में वो थानेश्वर के सिंहासन पर बैठे। अब हमें कुल मिला के पढ़ना है हर्षवर्धन को। एक हर्षवर्धन का पहले हम सामान्य परिचय देखेंगे। हर्षवर्धन सामान्य परिचय। किस वंश का शासक था ये? किस वंश का? वर्धन वंश का, पुष्यभूति वंश का। जन्म 590 ईस्वी, 590 ईस्वी। शासक बना 606 ईस्वी में, मृत्यु 647 ईस्वी, 647 ईस्वी। उपाधि इसकी महाराजाधिराज। महाराजाधिराज। धर्म इसका बौद्ध और हिंदू। जानकारी के स्रोत, कौन कौन सा होगा? हर्षचरित, कादम्बरी तो क्या नाटक है ना, ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है, लेकिन ठीक है, लिख सकते हैं। हर्षचरित, गुड। वानभट्ट का हर्षचरित, वैनसॉन्ग का यात्रा विवरण, राजतरंगिणी, कल्हन की राजतरंगिणी,
तरंगिनी और ऐहोल अभिलेख, ऐहोल अभिलेख, ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख में क्या पता चलेगा? पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर उसको बुरी तरीके से पराजित किया था। पुलकेशिन द्वितीय ने उसे नर्मदा नदी के तट पर बुरी तरीके से प्रभावित किया था। ऐहोल अभिलेख में ये जानकारी मिलती है। कितने वर्ष की उम्र में वो शासक बना था? 16 वर्ष का, 16 वर्ष की आयु में। ठीक है, आगे देखेंगे अब हम। एक हर्षवर्धन के बारे में छोटी सी जानकारी हमने प्राप्त की। उसके समय में एक महत्वपूर्ण कवि, क्या नाम उसका? कवि बोल सकते हैं, लेखक बोल सकते हैं, हर्षवर्धन के शासनकाल में, वो है वानभट्ट। ये कहा जाता है कि ये जो हर्षवर्धन है स्वयं भी अच्छा लेखक था। जैसे रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानंद, ये स्वयं की रचनाएं हैं। रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानंद उसकी स्वयं की रचना है, स्वयं की रचना है। उसके समय में एक शासक था, कहां पे? कामरूप। कामरूप, कामरूप किसे कहते हैं? असम। प्राचीन समय में असम को क्या बोला जाता था? कामरूप। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। जैसे ग्रह वर्मा को खत्म करने के लिए, कन्नौज पर अधिकार करने के लिए देवगुप्त और शशांक ने साजिश की थी, और हर्षवर्धन उस समय 16 वर्ष की आयु थी इसकी। ये बड़ा हैरान परेशान कि अब क्या किया जाए, कोई नहीं उसके पास में। तब एक नरेश था, वो कामरूप का नरेश, कौन? भास्कर वर्मा, और उसने उसको मदद की थी, सैनिक रूप से भी, मानसिक रूप से मनोबल भी दिया था। तो हम थोड़ी सी जानकारी पढ़ेंगे कामरूप वंश की। कामरूप वंश कहां पर? असम में। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 4वीं शताब्दी ईस्वी, ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी ईस्वी। संस्थापक पुष्यवर्मन, 4वीं शताब्दी। संस्थापक पुष्यवर्मन, संस्थापक कौन है? पुष्यवर्मन, संस्थापक पुष्यवर्मन। राजधानी क्या थी? राजधानी बताइए। प्राग ज्योतिषपुर, प्राग ज्योतिषपुर मतलब गुवाहाटी, प्राग ज्योतिषपुर। यदि प्राचीन नाम इसका, तो कहां से संपर्क करेंगे इसको? गुवाहाटी, प्राग ज्योतिषपुर। इसकी जानकारी कहां मिलती है? अब ये छोटा सा क्वेश्चन बनता है, अच्छे खासे की हालत खराब कर देगी। निर्धनपुर, निर्धनपुर ताम्रपत्र, ये कहां मिला है? आसाम में मिला है, ये याद रखना। तो ये निर्धनपुर ताम्रपत्र है, इससे हमें कामरूप वंश की जानकारी मिलती है। निर्धनपुर ताम्रपत्र, निर्धनपुर ताम्रपत्र। इसके बाद में सुप्रतिष्ठित वर्मन, किसके बाद में? पुष्यवर्मन के बाद में दूसरा शासक सुप्रतिष्ठित वर्मन, सुप्रतिष्ठित वर्मन, सुप्रतिष्ठित वर्मन 592 ईस्वी में शासक बनाए, 592 ईस्वी। अब देखो इसको क्या पड़ी थी? हर्षवर्धन की मदद करने की, इसके वंश को, इसके आने वाली पीढ़ी को
हर्षवर्धन के मदद करने की क्या जरूरत पड़ी थी? अंकित को तो पता ही नहीं है, क्योंकि वो इतनी कूटनीति जानता भी नहीं है, बड़ा भोला भाला आदमी है एकदम। हाँ जी विजय, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है ना, और दुश्मन का दोस्त दुश्मन होता है। दुश्मन का दोस्त क्या होता है? दुश्मन होता है। और दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो हुआ क्या, जो शशांक है वो बंगाल का शासक था, और बंगाल के पूर्व में क्या पड़ता है? आसाम। बंगाल के उत्तर पूर्व में आसाम पड़ता है। तो सबसे पहले इसने सुप्रतिष्ठित वर्मन के शासनकाल में शशांक ने कामरूप पर हमला किया था और इसको पराजित कर दिया था। तो वो भी एक मौके की तलाश में था कि ऐसा कोई मुझे जोड़ीदार मिल जाए जो इसको परेशान करे। ठीक, बात क्लियर हो गई? लिखेंगे यहां पर भी, उसके राज्य पर शशांक ने 600 ईस्वी के बीच आक्रमण किया। अब शशांक के बारे में हमें लिखने की जरूरत नहीं, अब तो सबको याद हो गया होगा, बंगाल का शासक था। अब हम बात करते हैं भास्कर वर्मन। भास्कर वर्मन यह हर्षवर्धन का मित्र व हर्षवर्धन का समकालीन। इसका एक दूत था, किसका? भास्कर वर्मन का। अभी लिखना नहीं है। भास्कर वर्मन का एक दूत था, क्या नाम था? हंसवेग। बहुत ही याद करके रखा है, हंसवेग। क्या है कि जब हर्षवर्धन की उम्र कितनी थी? 16 वर्ष, और तुरंत ही उसे ये सब सामना करना पड़ा। और पहले शासक कौन थे? 605 ईस्वी में प्रभाकर वर्मन, बड़ा भाई ऊपर से, तो ज्यादा कोई दबाव पड़ा नहीं। इतना बड़ा शासन भी नहीं था उनका कि पहले से कोई बड़ी जिम्मेदारी दे दी हो कि तुम वहां के राज्यपाल बन जाओ, ये वो पहले हो सकता था। जब सम्राट अशोक के शासनकाल में बड़ा साम्राज्य था तो इनको कहीं ना कहीं नियुक्त कर दिया जाता था, तो इनके ऊपर ज्यादा दबाव पड़ा नहीं था। तो लेकिन एक हिम्मत थी कि नहीं, मुझे बदला लेना है। बदले की भावना से जब ये शशांक के ऊपर हमला करने के लिए जा रहा था, जो कि कन्नौज पर अधिकार करके बैठा हुआ था, तब इसकी पराजय भी हो सकती थी। लेकिन भास्कर वर्मन, उसने अपने दूत हंसवेग को भेजा, एक संदेशा लेकर कि तुम जो कर रहे हो ये गलत है। कोई भी गुस्से में लिया गया निर्णय सही हो ये जरूरी नहीं है, उसके लिए प्लानिंग की जरूरत है। जैसे उन्होंने प्लानिंग की थी, प्लानिंग करने की जरूरत है, और हमें सम्मिलित रूप से आक्रमण करना चाहिए। और फिर वहां से सेना भी आई, सब कुछ आया, और फिर इन्होंने शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर दिया। तो लिखेंगे हर्षचरित से पता चलता है कि जिस समय हर्ष शशांक के विरुद्ध अभियान पर जा रहा था, भास्कर वर्मन का दूत उससे बहुमूल्य उपहारों के साथ
मैत्री का प्रस्ताव लेकर हर्षवर्धन से मिला। भास्कर वर्मन हर्षवर्धन की कन्नौज व प्रयाग के धार्मिक सम्मेलन में भी शामिल होता था। क्लियर एकदम। भास्कर वर्धन हमने बीच में इसलिए पढ़ा क्योंकि हर्षवर्धन से इसका गहरा संबंध था। यहां से क्वेश्चन उठ सकता है। और कौन सा अभिलेख बताया? निर्धनपुर ताम्रपत्र अभिलेख। इससे ये सारी जानकारी मिलती है। साथ ही कामरूप वंश की जानकारी जो है हर्षचरित में भी मिलती है। जो वैनसॉन्ग का यात्रा विवरण है उसमें जो प्रयाग मेले की जानकारी मिलती है। प्रयाग में जो धार्मिक मेला जो हर 5 वर्ष में आयोजित करता था उसमें भी जानकारी मिलती है। और ये भी कि कामरूप का शासक उसमें भाग लेता था, ये भी जानकारी उसमें मिलती है। ठीक, अब पुनः हम हर्षवर्धन के ऊपर वापस लौटते हैं। जन्म कब? 590 ईस्वी में। शासक कब? 606 ईस्वी में। 16 वर्ष की आयु में वो शासक बना था। कहाँ शासन कर रहा था वो? थानेश्वर। क्या उपाधि थी उसकी? महाराजा धीराज। उसकी उपाधि थी शिलादित्य। ये क्वेश्चन पूछा गया पीएससी। जब वो शासक बना तब कौन सी उपाधि धारण की थी? शिलादित्य की। लिखेंगे हर्षवर्धन शासक बनते समय शिलादित्य के नाम से गद्दी पर बैठा। परम भट्टारक की उपाधि धारण की। 606 ईस्वी में 606 ईस्वी में शशांक को पराजित कर काय पे अधिकार किया उसने? कन्नौज पर अधिकार किया। ये पहली उपलब्धि उसकी। और ये पहली उपलब्धि ने उसे बड़ा मानसिक संतोष दिया। एक तो उसका बदला भी पूरा हो गया और जो उस समय का सबसे महत्वपूर्ण राज्य था कन्नौज, कोई भी शक्तियां कन्नौज पर अधिकार करना चाहती थी तो कन्नौज पर अधिकार भी उसका हो गया। तो 606 ईस्वी में शशांक को पराजित कर कन्नौज पर अधिकार कर लिया। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय। कौन था पुलकेशिन द्वितीय? 630 ईस्वी की बात कर रहे हैं। 630 ईस्वी में पुलकेशिन द्वितीय। किसी को पता है कि कौन था पुलकेशिन द्वितीय? चालुक्य शासक। कहाँ की चालुक्य? वातापी के नहीं थे, बादामी, है ना? बादामी के चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय द्वारा नर्मदा नदी के किनारे बुरी तरह पराजित किया। मतलब पुलकेशिन द्वितीय ने इनको पराजित किया था। किस नदी के तट पर? नर्मदा नदी के तट पर। यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। नदी का नाम पूछ लेते हैं, कहां के चालुक्य थे यह पूछ लिया जाता है, या पुलकेशिन द्वितीय जिसने हर्षवर्धन को पराजित किया किस वंश का शासक था।
ऐसे करके क्वेश्चन यहाँ से उठाते हैं। और ये जानकारी हर्षवर्धन के उल्लेख में नहीं मिलती, हर्षचरित में नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता वो मोहित? क्योंकि हर्षचरित जो है किसने लिखा है? वानभट्ट ने लिखा है। वानभट्ट कौन था? हर्षवर्धन का दरबारी था। तो भाई कोई भी अपने महाराजा की पराजय या उनकी कमियों को उजागर करता है क्या? नहीं। लेकिन ये कहाँ मिलता है? एहोल प्रशस्ति में। काय में उल्लेख मिलता है? ये एहोल प्रशस्ति में मिलता है। और एहोल प्रशस्ति का संबंध किससे है? पुलकेशिन द्वितीय, बादामी के चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय। तो ये उत्तर भी हमारा कंप्लीट हो गया। एहोल प्रशस्ति क्या है, किस सन की है, किससे संबंधित है? क्लियर एकदम। आगे लिखेंगे, उत्तर भारत के विशाल हिस्से पर हर्षवर्धन ने शासन किया। हर्षवर्धन ने एक विशाल सेना तैयार की, विशाल सेना तैयार की, जिसमें 1 लाख से अधिक सैनिक थे। 1 लाख से अधिक सैनिक थे। वह 60,000 से अधिक हाथियों को रखा गया था। 60,000 से अधिक हाथियों को रखा गया था। छह साल के अंदर, हाँ जी बोलिए। हाँ, सैनिक देखो थोड़ा शॉर्ट में लिखा करो। सैनिक, सेना की बात कर रहे हैं तो 1 लाख से अधिक सैनिक और 60,000 हाथी। तो इतना का लिख देते तो भी काम चल जाता। 1 लाख से अधिक सैनिक और 60,000 से अधिक हाथी उसकी सेना में थे। क्लियर एकदम। भाई अधिकार करना है उत्तर भारत में, तो एक व्यक्ति के बस की बात तो नहीं है, सेना चाहिए। तो उसने क्या किया? सेना बनाई उसने और हाथियों की सेना भी बनाई। और 6 वर्ष के अंदर वल्लभी कहां पर? गुजरात में। वल्लभी गुजरात ब्रैकेट में लिखेंगे। पंजाब, गंजाम ये उड़ीसा का एक प्रांत था। उड़ीसा, गंजाम उड़ीसा। बंगाल में वही गौड़ पर अधिकार कर लिया था, गौड़ शासक शशांक। मिथिला कहां पर? हाँ जी, नेपाल नहीं था। हाँ वही, लेकिन बिहार बोलेंगे इसे, बिहार है ना। नेपाल और बिहार के बीच ये मिथिला, बिहार। कन्नौज कहां पर है? कल बता दिया था मैंने, उत्तर प्रदेश को जीतकर संपूर्ण उत्तर भारत पर अधिकार कर लिया। अब यदि इतना सा क्वेश्चन आए, हर्षवर्धन के विजयी अभियान लिखिए, तो आपको इतना सा लिखना है। सबसे पहले तो शशांक वाली कहानी लिखना है और उसके बाद में ये सब लिख देना है। पूरे के पूरे उत्तर नंबर मिल जाएंगे। जल्द ही हर्षवर्धन का साम्राज्य, अब उसकी चौहद्दी देखते हैं कहां से कहां तक। पूर्व में आसाम से लेकर पश्चिम में कहां तक होगा प्रिया? वल्लभी कहां था? गुड, यही तो पूछना चाह रहा था मैं। पूर्व में आसाम से लेकर पश्चिम में गुजरात तक।
उत्तर में कहां से होगा अंकित? कन्नौज से। कन्नौज से होगा? नहीं भाई, नहीं होगा। बिहार तो पूर्व में। थानेश्वर से। थानेश्वर कहाँ है? हरियाणा। पंजाब से। पंजाब से। और थोड़ा सा ऊपर चलते ना, अच्छी जगह तो ऊपर है, वहां जा ही नहीं रहे, जहाँ जाना चाहिए हमें। कश्मीर। कश्मीर से, क्योंकि हमने क्या बताया ना, उसकी जानकारी कहाँ मिलती है? कल्याण की राजतरंगिनी है, राजतरंगिनी में मिलती है कि नहीं? और राजतरंगिनी क्या चीज है? कश्मीर के राजाओं का इतिहास। मतलब राजतरंगिनी में जानकारी मिल रही, मतलब कहीं न कहीं इनका हस्तक्षेप वहां पर था। तो उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कहां तक होगी? नर्मदा नदी तक। क्योंकि नर्मदा नदी पार करने की कोशिश की, लेकिन उसने मना कर दिया। किसने? पुलकेशिन जी के ने, इधर तो पैर भी मत रखना, ये तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना? क्लियर होगी चौहद्दी एकदम। पश्चिम में गुजरात से लेकर पूर्व में आसाम तक, और उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी तक। हर्षवर्धन को वेन्सॉन्ग द्वारा, हर्षवर्धन को वेन्सॉन्ग द्वारा यात्रियों में राजकुमार, सॉरी ये नहीं है, गलत, इसको नोट मत करना। मतलब वेन्सॉन्ग को कहा गया है, ये जो उसका यात्रा विवरण है उसको देखकर हर्षचरित में वेन्सॉन्ग को यात्रियों में राजकुमार कहा गया है। गलत हो गया था वहां पे। हर्षवर्धन कन्नौज में धार्मिक बैठक, यहां क्वेश्चन बड़ा कठिन हो जाता है, कठिन हो जाता है। हर्षवर्धन कन्नौज में धार्मिक बैठक, वह प्रयाग में प्रति 5 वर्षों में दान मेले का आयोजन करता था। कन्नौज में क्या करता था? कन्नौज में धार्मिक बैठक, और प्रयाग में प्रति 5 वर्षों के उपरांत दान मेले का आयोजन, दान मेले का आयोजन, दान मेले का आयोजन। तो यहां क्वेश्चन क्या है? कंफ्यूजन। कन्नौज, क्योंकि कन्नौज का शासक था, तो जैसे हर्षवर्धन का नाम आता है कि वो कहाँ दान मेले का आयोजन करता था, तो हम कन्नौज पे क्लिक कर देते हैं। या ये पूछ लेते हैं कि वो धार्मिक बैठक कहाँ करता था, तो हमने अच्छे से याद किया कि दान मेले का आयोजन वो प्रयाग में करता था, तो वहां पर प्रयाग कर लेते हैं, तो गलत हो जाता है। तो धार्मिक बैठक कहाँ? कन्नौज में। और प्रत्येक 5 वर्ष के बाद में दान मेले का आयोजन, जितना भी राजस्व आता था पूरा गरीबों में प्रत्येक 5 वर्ष के बाद में वो बांट देता था। तो ये कहाँ आयोजित करता था? प्रयाग में। 5 साल में कमाया हुआ सारा धन वो दान मेले में बांट देता था, जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। धार्मिक नीति की यदि बात करें तो जन्म से वो शैव था, शिलादित्य इसलिए कहा गया शैव था। पैतृक जो उनके पूर्वज जो जिस धर्म का पालन करते थे वो शैव धर्म। कश्मीर की बात करें तो कश्मीर के शासक शैव धर्म के अनुयायी रहे, तो ये कश्मीर का शासक भी था, तो शैव धर्म का अनुयायी। लेकिन
सभी धर्मों का समान आदर व महत्व, हिंदू परिवार में जन्म लेने के बाद उसने बौद्ध धर्म को अपनाया, बौद्ध धर्म को अपनाया, बौद्ध धर्म को अपनाया। चीनी दूत वेनसोंग ने अपने यात्रा विवरण में लिखा है, यात्रा विवरण में लिखा है कि हर्षवर्धन महायान बौद्ध का प्रचारक था, महायान बौद्ध का प्रचारक था। एक शिक्षा का केंद्र था इनके समय में, और वो कौन सा था? नालंदा। शिक्षा का प्रमुख केंद्र नालंदा हर्षवर्धन के समय में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। हर्षवर्धन ने क्या किया था इसके लिए? लगभग 100 गांवों का राजस्व इस शिक्षा केंद्र को दान में देता था। इसके आसपास के जितने गांव थे उनसे जो भी राजस्व प्राप्त होता था इस शिक्षा केंद्र को वो दे देता था। बौद्ध धर्म का की शिक्षा यहाँ पर दी जाती थी। जो वेनसोंग था वो भी यहाँ नालंदा में यहाँ पर आकर रुका था। हर्षवर्धन की अन्य यदि खूबियां देखें तो अच्छा लेखक ही नहीं, हर्षवर्धन एक अच्छा लेखक ही नहीं बल्कि एक कुशल कवि व नाटककार भी था। उसके दरबार में वानभट्ट, मयूर भट्ट, वानभट्ट व मयूर भट्ट जैसे कवि को आश्रय दिया था। और स्वयं के द्वारा कौन सी तीन रचनाएं? नागा नंद, रत्नावली और प्रिय दर्शिका। गुड, प्रिय दर्शिका। ये क्या चीज है? नाटक, तीनों नाटक। जैसे नाटकों की रचना की है। शासन प्रबंध देखते हैं इसका। शासन प्रबंध, एक हेडिंग डालेंगे, शासन प्रबंध। हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया। अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया। क्यों कहा गया अंतिम हिंदू सम्राट? इसके बाद मतलब किसी ने उत्तर भारत मतलब संपूर्ण उत्तर भारत पर शासन नहीं किया। जैसे इसके बाद में हम राजपूतों का शासन है, इसके बाद दिल्ली सल्तनत शुरू हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत के साथ में उत्तर भारत में राजपूतों का शासन, लेकिन वो आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे। कोई दिल्ली पर राज कर रहा है, अजमेर पर कोई और कर रहा है, उन दोनों के बीच में लड़ाई हो रही है। इस तरीके से
लेकिन एक अकेले एक वंश का एक व्यक्ति का पूरे उत्तर भारत पर शासन कभी नहीं हुआ। एक और नाम आता है अंतिम हिंदू सम्राट, भारत का अंतिम हिंदू सम्राट, तो हेमू, हेमू विक्रमादित्य, जिसने दिल्ली पर अधिकार किया था। ये क्वेश्चन भी कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, लेकिन वो पूरे भारत का सम्राट हर्षवर्धन, हिंदू सम्राट, ठीक। और अंतिम हिंदू सम्राट जिसने दिल्ली पर अधिकार किया तो हेमचंद विक्रमादित्य। पढ़ेंगे अपन पानीपत के प्रथम युद्ध के समय में इसे अच्छे से पढ़ेंगे। तो क्लियर, क्या लिखा आपने पहले लाइन? हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया। हर्ष के अधीनस्थ शासक, हर्ष के अधीनस्थ शासक महाराज अथवा महासामंत कहे जाते थे। महाराज व महासामंत कहे जाते थे। मंत्रिपरिषद के मंत्री को सचिव कहा जाता था। साम्राज्य को प्रांतों में विभक्त किया गया, जिसे क्या कहेंगे? देखो, गुप्तों के सामंत थे, ये सीधी सी बात है। गुप्तों के सामंत थे तो प्रशासनिक व्यवस्था गुप्तों की अपनाई, तो वो अपने प्रांत को क्या कहते थे? भुक्ति, भुक्ति कहते थे। तो ये भी क्या कहेंगे? भुक्ति। प्रांत को भुक्ति कहा जाता था। प्रांतीय शासक के लिए उपरिक, प्रांतीय शासक के लिए उपरिक या लोकपाल शब्द आया है। उपरिक या लोकपाल, लोकपाल शब्द आया है। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई सबको पता है, ग्राम। ग्राम से शुरुआत होती है, लेकिन ग्राम जैसे मौर्य काल में ग्राम नहीं होता था, और गुप्त काल में महत्तर एक शब्द आया है। महत्तर, गुप्त काल में क्या शब्द आया है? महत्तर, मुखिया या महत्तर। लेकिन इसमें कुछ अलग शब्द आया है, ये थोड़ा सा याद रखना। इसमें कुछ अलग शब्द आया है और वो है ग्राम। ग्राम छपटलिक, ग्राम छपटलिक, ये शब्द आया है। ग्राम छपटलिक। ग्राम का जो प्रमुख होता था, जो मुखिया होता था, उसे ग्राम छपटलिक कहा जाता था। पुलिस कर्मियों को, इसको क्या कहते थे प्रिय? पुलिस कर्मियों को भाट, है ना? चाट या भाट लिखेंगे। पुलिस कर्मियों को चाट या भाट, पुलिस कर्मियों को चाट या भाट कहा जाता था, जबकि विभाग के अधिकारी को दंडपाशिक, पुलिस विभाग का जो अधिकारी होता था उसे क्या कहते थे? दंडपाशिक। जैसे सिपाही है तो चाट या भाट हो गए, और जो अधिकारी है उसे क्या बोलते थे? दंडपाशिक, दंडपाशिक। पैदल सेना के अधिकारियों को
महाबलाधिकृत, महाबलाधिकृत कहा जाता था, महाबलाधिकृत कहा जाता था। अब हम मंत्री परिषद देख लेते हैं। मंत्री परिषद, 4 प्रमुख मंत्रियों की बात करते हैं, ज्यादा नहीं, सिर्फ 4 प्रमुख मंत्री। तो एक है उसमें प्रधान सचिव, प्रधान सचिव, इसको बोला है इन्होंने भंडी। जो प्रधान सचिव है, मंत्रियों को क्या कहते थे? सचिव। शुरुआत में बता दिया मैंने, मंत्री परिषद के जो सदस्य होते थे उसे सचिव। जैसे मौर्य काल में तीर्थ बोला जाता था, तीर्थ बोला जाता था, ठीक। तो इसमें क्या बोला जाता था? सचिव। और जो प्रधान है उसमें, उसको क्या बोलते थे? भंडी। उसे क्या बोलते हैं? भंडी। इसी प्रकार प्रधान सेनापति, प्रधान सेनापति, सिंहनाद, 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 प्रधान सेनापति। प्रधान सेनापति का क्या उल्लेख मिला है? सिंहनाद के रूप में प्रधान सेनापति सिंहनाद। अश्व सेना का प्रधान कुंतल, अश्व सेना का प्रधान कुंतल, अश्व सेना का प्रधान कुंतल। और गज सेना का प्रमुख, गज सेना का प्रमुख स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त। गज सेना का प्रमुख स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त, गज सेना का प्रमुख। ये जो चारों नाम मिले हैं, ये उल्लेख मिलता है, नई शब्दावली जो मिलती है वो हर्षचरित में उल्लेख, हर्षचरित में इसका उल्लेख है। प्रांतीय शासक के लिए क्या बताया था? वैसे सामान्य शब्द लोकपाल, सॉरी उपरीक है, लेकिन हर्षचरित में क्या बोला है इसे? लोकपाल। हर्षचरित में क्या बोला गया है इसे? लोकपाल बोला गया है। इसके उत्तराधिकारी का ज्यादा कोई योगदान नहीं है। इनके 2 पुत्र थे हर्षवर्धन के, और इनका एक सेनापति था, उसने एक मंत्री था, उसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन उस मंत्री ने इनके दोनों पुत्रों की अल्पायु में ही हत्या कर दी थी, और इसके बाद में इसका वंश यहीं पर खत्म। ठीक। अब हम इस पूरी जानकारी का जो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है वो है वानभट्ट का हर्षचरित, और दूसरा है वेनसॉन्ग का यात्रा विवरण। तो हम दोनों के विषय में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं वानभट्ट। वानभट्ट, वानभट्ट का हर्षचरित। हर्षचरित, वानभट्ट का हर्षचरित संस्कृत भाषा में लिखा है। संस्कृत भाषा में 8 खंड है इसके, 8 खंड। जैसे महाभारत काय में लिखा है? पर्व में। महाभारत क्या है? पर्व में लिखा है। रामायण कांड में है, कांड में है। वैसे ये काय में है? 8 खंड में, 8 खंड में है। प्रथम 3 खंड आत्मकथा। आत्मकथा किसके बारे में कथा है मोहन जी? गुड, बहुत शानदार। स्वयं के बारे में आत्मकथा, स्वयं के बारे में लिखा है। तीसरे खंड में मौखरी वंश की तुलना सूर्य से व वर्धन वंश की तुलना चंद्र से,
चंद्र से, वर्धन वंश की तुलना चंद्र से की गई है। क्लियर हो गया? तीनों खंड में आत्मकथा है, लेकिन तीसरे खंड में और थोड़ा सा उल्लेख कर दिया उसने। मौखरी वंश की तुलना सूर्य से कर दी है, वर्धन वंश की तुलना चंद्र से की गई है। यदि सरल सा क्वेश्चन बन जाए कि हर्षचरित में मौखरी वंश की तुलना किससे की गई है, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। चौथा खंड प्रभाकर वर्धन से संबंधित। चौथा खंड प्रभाकर वर्धन से संबंधित। प्रभाकर वर्धन से संबंधित राजवर्धन, हर्षवर्धन, राजश्री का जन्म, तीनों का जन्म बताया गया है इसमें। बचपन तथा जन्म, बचपन तथा राजश्री का कन्नौज के शासक ग्रहवर्मा के साथ विवाह, ये पूरा विवरण है इसमें। क्लियर एकदम? ये कौन सा खंड हो गया? चौथा खंड। चौथे खंड में प्रभाकर वर्धन के बारे में, उनके बच्चों का जन्म, उनका बचपन कैसे बीता, कैसे बड़े हुए, और कैसा राजश्री का ग्रहवर्मा के साथ में विवाह हुआ। ये किस खंड में है? चौथे खंड में है। पांचवा खंड सीमा प्रांत में हुनों के आक्रमण। हुनों के आक्रमण, ये क्वेश्चन बन जाता है कि वर्धन वंश के किस शासक के समय में हुनों के आक्रमण हुए थे, और यहाँ गड़बड़ भी कर देते हैं। चार नाम दिए रहेंगे, चार ही नाम तो हम जानते हैं। एक पुष्यभूति, दूसरा प्रभाकर वर्धन, तीसरा राजवर्धन, और चौथा हर्षवर्धन। भास्कर वर्मन नहीं, वो तो उधर का है। चार शासक है। तो किसके समय में आक्रमण हुए थे हुनों के? सवाल ही नहीं उठता। हर्षवर्धन के बारे में पूरा पढ़ लिया, कहीं पढ़ा क्या अपन ने? नहीं। राजवर्धन ने शासन किया क्या? नहीं। राजा बना और उसके धोखे से हत्या कर दी गई, काम खत्म। तो प्रभाकर वर्धन के समय लिखेंगे। पांचवें खंड में सीमा प्रांत में हुनों के उपद्रव, राजवर्धन को वहां भेजना, हाँ, सीमा प्रांत से हुनों के आक्रमण, राजवर्धन को वहां भेजना, और बीमारी से प्रभाकर वर्धन की मृत्यु। बीमारी से प्रभाकर वर्धन की मृत्यु। छठवां खंड राजवर्धन द्वारा संन्यास ग्रहण की इच्छा, ईस्वी में राजवर्धन शासक बनना ही नहीं चाहता था, संन्यास लेना चाहता था, लेकिन क्या हुआ? पिता की मृत्यु हो गई और उधर ग्रहवर्मा की हत्या हो गई। तो दो घटनाओं ने उसे झकझोर दिया और मजबूरी में उसे शासक बनना पड़ा। ठीक? तो क्या लिखेंगे? राजवर्धन द्वारा संन्यास ग्रहण की इच्छा, ग्रहवर्मा की हत्या का समाचार प्राप्त, दुष्ट शासक शशांक द्वारा छल पूर्वक राजवर्धन की हत्या। ये काय में है? छठवां खंड। अब सातवां खंड, ये हर्षवर्धन से संबंधित।
7वां खंड। हर्ष के सैन्य अभियान, ये क्वेश्चन बन सकता है कि हर्षचरित के किस खंड में हर्षवर्धन की विजयों का उल्लेख है, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। तो हर्ष के सैन्य अभियान, विजय अभियान, कामरूप शासक, क्या नाम बताया कामरूप शासक का, भास्कर वर्मन के दूत हंसवेग द्वारा प्रेषित मैत्री संदेश को प्राप्त करना, स्वीकार करना, प्राप्त भी किया और स्वीकार भी किया। आठवां खंड, राजश्री की खोज, राजश्री की खोज, अधूरा खंड। हर्ष ने कश्मीर के शासक से, कश्मीर के शासक से बुद्ध के दंत अवशेष छल पूर्वक प्राप्त किए थे, छल पूर्वक प्राप्त किए थे। क्लियर हो गया? ये पहली रचना किसकी? वानभट्ट की, वानभट्ट का हर्ष चरित। दूसरी रचना उसकी कादंबरी, कादंबरी किसकी रचना है ये? वानभट्ट की। बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यहां पर भी। संस्कृत साहित्य का पहला उपन्यास है ये। संस्कृत साहित्य का तो है ही, भारतीय साहित्य का पहला उपन्यास जो है वो कौन सा है? कादंबरी। फिर है तीसरी, आर्य मंजूश्री मूलकल्प, आर्य मंजूश्री मूलकल्प। महायान बौद्ध का ग्रंथ, महायान बौद्ध से संबंधित, महायान बौद्ध। हर्ष के लिए हे शब्द का प्रयोग है, हर्ष के लिए हे शब्द का प्रयोग। लिखेंगे वैनसॉन्ग का यात्रा विवरण, क्या नाम है उसके यात्रा विवरण का? जैसे फायान का फायुकी, वैनसॉन्ग का सीयुकी, सीयुकी, सीयुकी। अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा? विलविल द्वारा किया गया, विलविल द्वारा किया गया। और लिखा किसने? वैनसॉन्ग का जीवन चरित्र किसने लिखा है? कोई बता सकता है क्या? वैनसॉन्ग ने तो यात्रा विवरण लिखा है, लेकिन वैनसॉन्ग के बारे में किसने लिखा है? हाँ? नहीं जी, वानभट्ट ने नहीं लिखा। उसके मित्र हिली ने, वैनसॉन्ग के मित्र हिली ने वैनसॉन्ग का जीवन चरित्र लिखा है। वैनसॉन्ग के अनुसार वह वैश्य था, वैश्य था। लगभग
8 वर्ष तक, 8 वर्ष तक वह भारत में रहा। 8 वर्ष तक वह भारत में रहा। वैनसॉन्ग को यात्रियों में राजकुमार, यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित, नीति का पंडित एवं वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है। वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है। अब यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो 90% तो गलत कर लेंगे। जैसे शाक्य मुनि किसे कहा जाता है कविता में? जी, शाक्य मुनि किसे कहा जाता है? क्या बोले, मुझे समझ में नहीं आया। हाँ, शाक्य मुनि किसे कहा जाता है? वैसे तो बुद्ध या फिर अशोक, बुद्ध या अशोक, वैसे तो ऐसे तो कैसे तो ये नहीं बोल रहे। शाक्य मुनि गौतम बुद्ध को कहा जाता है। शाक्य मुनि गौतम बुद्ध को कहा जाता है। वर्तमान शाक्य मुनि वैनसॉन्ग। यही गड़बड़ है ना ये क्वेश्चन। ये यदि एग्जाम में आ जाए तो सोचना तो पड़ेगा कि कहीं गलती न, और दोनों ऑप्शन दिए रहेंगे। जैसे इन्होंने बताया अशोक और बुद्ध, अशोक भी दिया रहेगा, बुद्ध भी दिया रहेगा, वैनसॉन्ग भी दिया रहेगा, और हम सबसे पहले वैनसॉन्ग को बाहर करेंगे। ये चीनी यात्री कहाँ शाक्य मुनि, और ये गड़बड़ हो जाएगी। तो क्या कहा जाता है इसे? यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित, वो वर्तमान शाक्य मुनि कहा गया। काय के लिए आया था ये? नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने व बौद्ध ग्रंथ संकलित करने के लिए। 2 अभिलेख लिखेंगे जिससे जानकारी मिलती है। वंशखेड़ा अभिलेख, वंशखेड़ा अभिलेख उत्तर प्रदेश के शाजापुर में, और मधुबन अभिलेख ये उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल ऐसे बेहतर क्लास के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।